हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ किंग डिमांड कर्व। किंग को हिंदी में कहते हैं उभरा हुआ, यानी कि उभरी हुई डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व को समझने से पहले आपको दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड द सेकंड पॉइंट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता आपको अभी, लेकिन इन दोनों का एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, यानी कि बहुत कम सेलर्स, जैसे आप मान सकते हैं 3, 4 या 5। ओलिगोपोली मार्केट में कॉम्पीटिंग फर्म्स तो बहुत कम होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया 3, 4 या 5, लेकिन हर फर्म के पास मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, यानी कि वो बड़े हिस्से को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होता है। इस मार्केट स्ट्रक्चर में अगर कोई भी एक फर्म अपने प्राइस को या अपने आउटपुट को चेंज करती है तो उसका सीधा असर उसके राइवल्स पे पड़ता है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स पे पड़ता है, और फिर कॉम्पिटिटर भी उस चेंज के ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। तो ये सिचुएशन है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की। अब मैं बात करता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक से समझना है तो आप मेरे ही चैनल में एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बनाया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 टाइप की इलास्टिसिटी में से 2 टाइप्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड एंड द सेकंड वन इज़ रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। तो पहले बात करता हूँ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या होती है। आप देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, जिसमें वाई एक्सिस में आपको प्राइस दिख रहा है और एक्स एक्सिस में आपको दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। अब सपोज़ करिए पी पॉइंट पर या पी प्राइस लेवल पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू। प्रोड्यूसर ने ज़रा सा प्राइस इंक्रीज़ किया और वो पी से P1 तक पहुंचा। आप देखिए कितनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो गई, Q1 तक पहुंच गई। तो इतने से प्राइस चेंज से इतनी क्वांटिटी में चेंज आ गया। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का लचीलापन बहुत ज़्यादा है। प्राइस के मुकाबले, प्राइस के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डिमांड का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। सेकेंड वन इज़ रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। सेम वैसे ही डायग्राम है ये। वाई एक्सिस पे आपको प्राइस दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। पी प्राइस पर हम क्यू डिमांड कर रहे थे, प्रोड्यूसर ने पी प्राइस को कम करके P1 तक ले गया। इतने प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड में Q1 तक का इंक्रीमेंट आया, यानी कि चेंज इन प्राइस इतना ज़्यादा है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज़्यादा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज कम आया, इसलिए इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। अब मैंने आपको यहाँ पर 3 टॉपिक समझाए, एक ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड एंड तीसरा रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इन तीनों सिचुएशंस को आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि किंग डिमांड कर्व समझ आ सकता है। अब देखिए ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है। वाई एक्सिस में आपको प्राइस डिनोट किया गया है और एक्स एक्सिस में आपको आउटपुट डिनोट किया गया है। ए, बी एंड डी डिमांड कर्व है। अब आप देखिए इस डिमांड कर्व में थोड़ा सा उभार है यहाँ पर बी पॉइंट पर, इसीलिए इसे किंग्ड डिमांड कर्व कहा गया। अब ये उभार क्यों बनता है, आइए हम देखते हैं। मैं आपको ओलिगोपोली की एक सिचुएशन दे रहा हूँ। सपोज़ करिए 4 या 5 सेलर्स हैं जो पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर कंपटीशन कर रहे हैं मार्केट में, और इन सबके पास मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर है, यानी कि ये बड़े सप्लायर हैं उस प्रोडक्ट के। तो अब मान लीजिए एक सप्लायर ने ये सोचा कि मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और उसने ये सोचते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। अब वो जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करेगा, कंज्यूमर क्या सोचेगा कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट तो कम रेट पर हैं और इसने अपना रेट हाई कर दिया है, तो बेहतर होगा इसके प्रोडक्ट को परचेज़ करने से अच्छा मैं दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करता हूँ, जिसकी वजह से इस कंपनी के कंज्यूमर
इसको छोड़कर दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी। प्राइस इसने ज़रा सा इंक्रीज़ किया, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर्स के पास दूसरे ऑप्शन थे तो वो तुरंत उनके पास मूव कर गए। तो इस सिचुएशन में हमारी डिमांड कर्व किस तरह से मूव करेगी, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की तरह, क्योंकि प्राइस उस प्रोड्यूसर ने ज़रा सा इंक्रीज़ किया लेकिन कंज्यूमर ने डिमांड Q से Q1 तक कर दी, क्योंकि कंज्यूमर के पास दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट मौजूद थे जो कि कम रेट पर मिल रहे थे। तो कंज्यूमर ने अपने आप को स्विच ओवर कर दिया उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोड्यूसर ने देखा कि ज़रा से प्राइस को इंक्रीज़ करने पर उसकी इतनी प्रोपोर्शन में डिमांड कम हो गई, और डिमांड कर्व कैसे बनी, इस तरह से फ्लैटेड। तो यहाँ से लेकर A से लेकर B तक की डिमांड कर्व कैसी है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें डिमांड के लचीलापन ज़्यादा है। अब हम सिचुएशन लेते हैं सेकंड। जैसे ही इस प्रोड्यूसर ने देखा कि उसके कस्टमर्स को छोड़कर जा रहे हैं, उसने सोचा कि अब मैं इसको वापस उसी सिचुएशन में लाने के लिए अपने प्राइस को बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले और कम कर देता हूँ। तो जिस तरह से मेरे प्राइस ज़्यादा करने पर मेरे कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर के पास चले गए थे, उसी तरीके से मेरे प्राइस कम करने पर मेरे कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इस सोच को रखते हुए प्रोड्यूसर ने अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम कर दिया। लेकिन मैंने आपको ओलिगोपोली की सिचुएशन में समझाया था कि जैसे ही आपका प्रोड्यूसर प्राइस और आउटपुट में कुछ बदलाव लाता है, आपके कॉम्पिटिटर तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो जैसे ही ये कंपनी अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम कर देगी, कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स उनको छोड़कर इसके पास आने लग जाएंगे। जब इसके कॉम्पिटिटर्स ये देखेंगे कि मेरे कस्टमर्स इस कंपनी के पास आ रहे हैं, तो वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देंगे और इस कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर ले आएंगे, जिसकी वजह से उनके जो कस्टमर उनके पास थे वो वहीं रहेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर का मूवमेंट फिर बंद हो जाएगा और वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे थे उसी का परचेज़ करेंगे। तो डिमांड कर्व कैसे बन जाएगी, आइए देखते हैं। इस तरह से कंपनी ने अब इस बार अपने प्राइस को P से P1 पे डाल दिया, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ने लग गई। लेकिन तुरंत इसके कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को भी इसके प्राइस के बराबर लाके खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से कंज्यूमर जिस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा था वो उसी कंपनी के साथ ही जुड़ा रहा, उसने कंपनी को स्विच ओवर नहीं किया, जिसकी वजह से डिमांड में बहुत कम फ़र्क आया। यानी कि प्राइस उसने P से P1 कर दिया, लेकिन प्राइस के प्रोपोर्शन में डिमांड Q से Q1 तक ही पहुंची। तो प्रोपोर्शनेटली डिमांड प्राइस के मुकाबले कम चेंज हुई। इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसलिए B से D तक की डिमांड कर्व रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड बन जाती है, और यही कारण है कि डिमांड कर्व यहाँ पर उभरी हुई है। अब आप देखेंगे A और S, ये MR कर्व है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम कहते हैं एडिशनल रेवेन्यू, और ये भी MR कर्व है, लेकिन इसको MR2 कहा गया, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब A से B तक की डिमांड कर्व में क्या कंडीशन लगाई थी मैंने, कि प्रोड्यूसर ने अपने प्राइस को हाई किया। तो जब प्राइस हाई होगा तो एडिशनल रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए ये MR की कर्व यहाँ से यहाँ तक की आई। पर सेकंड सिचुएशन में मैंने क्या बताया था कि प्रोड्यूसर ने अपने प्राइस को बहुत कम कर दिया, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले भी कम कर दिया, जिसकी वजह से एडिशनल रेवेन्यू एक झटके से नीचे आ गया और आगे जाके तो वो नेगेटिव में आ जाता है। तो एक झटके से जब आपके प्रोड्यूसर ने हाई प्राइस से लो प्राइस किया, जिसकी वजह से रेवेन्यू की कर्व 2 बनी, तो MR1 एंड MR2। तो यह है आपकी किंग्ड डिमांड कर्व का डायग्राम, और यह है रीज़न आपके डिमांड कर्व का किंग्ड होने का, यानी कि उभरा हुआ होने का। थैंक यू सो मच।